अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्राइडे स्पेशल की एक और एपिसोड में मोहम्मद साले आपको खुशामदीद कहता है। और आज हम आए हैं नेमतुल्लाह भट्टी भाई के पास। सखर वाइन्स के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इनकी ज़िंदगी को मज़ीद जानेंगे, मज़ीद कुरे देंगे, जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी में और क्या क्या है। तो मिलते हैं नेमत भाई से। नेमत भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए, आप खैरियत से कैसे हैं? हैं? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। फार्मेट के हिसाब से गुफ्तगू आगाज़ करते हैं आपके नाम से। मुकम्मल नाम आपका? जी, मेरा नाम नेमतुल्लाह है और बाय कास्ट में भट्टी हूँ। कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए? मेरी पैदाइश तो बेसिकली पनवाकिल की है, पनवाकिल सिटी की। और डेट ऑफ बर्थ जो है वो 27 जुलाई 1995। 1995। बचपन आपका कैसा गुजरा और कहाँ गुजरा? बचपन मेरा, क्योंकि हमारी जब हम 2 साल के थे तो हमने पनवाकिल से शिफ्टिंग की थी। मैं 2 साल का था। तो उसके बाद रेंट की जगहों पे, कभी रोड़ी में, कभी पुराने सक्खर में। तो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं गुजरा बचपन। बचपन आपका शिफ्टिंगों में गुजर गया है। शिफ्ट में गुजर गया। जैसे तालीम भी इसी वजह से थोड़ा इधर उधर हो गई। एक जगह पे एडमिशन लेते थे, उसके बाद फिर वहाँ से लेके फिर से वही उसी क्लास में शुरू से पढ़ना पड़ता था। सही है। तो बचपन की इन शिफ्टिंगों की यादगारों में से कोई बात यादगार अगर रह गई हो, शिफ्टिंगों की या कोई दिलचस्प वाकया हुआ हो? दिलचस्प वाकया ये है। हमें बहुत होंगे, मुझे पता है। काफ़ी सारे वाकये हाँ। हुए हैं। एक ये वाकया है कि जब हम रोड़ी लॉन्ग भट्टी में रहते थे तो वहाँ से शिफ्टिंग के वक्त जब हम छोटे बच्चे थे तो आपस में खेल रहे थे। खेल कोई ऐसा अजीब सा खेल था, एक दूसरे को पत्थर मार रहे थे। मेरे भाई थे, मैं तो बिल्कुल छोटा था। एक दूसरे को पत्थर मार रहे थे, तो जैसे मैंने ऐसे छुप छुप के उनको देख रहा था ना, ऐसे थोड़ा सा मुंह निकाला तो यहाँ पे आके मेरे उनका पत्थर लगा। तो अभी तक वो निशान मेरा है, इसीलिए याद आ सब सही है। और बचपन में आपने स्कूल में गए होंगे, ज़ाहिर सी बात है। जी, मुख्तलिफ स्कूल भी आपने चेंज किए, इसी वजह से बिल्कुल। शिफ्टिंगें होती रहीं तो स्कूल भी इसलिए शिफ्ट होते रहे। हाँ। तो स्कूल की कोई याद ऐसी बचपन की? स्कूल की याद है, जब हम पुराना सक्खर में रहते थे तो मैं मॉडर्न में पढ़ता था। मॉडर्न हाई स्कूल जो है हम्म। शालीमार पर, तो वहाँ पे मैं पढ़ता था। तो जब ऐसा होता था कि टीचर्स नहीं होते थे ना, तो बड़े क्लास की जो स्टूडेंट्स होते थे तो वो आते थे क्लास लेने, संभालने, क्लास संभालने। तो कोई लड़कियां आई थी हमारी क्लास संभालने। मेरे ख्याल से मैं दूसरी या तीसरी क्लास में था उस वक्त। तो मैं शुरू से ही एक नॉर्मल मिजाज हूँ। मैं लड़ाई झगड़ा या शरारती बच्चा था ही नहीं। तो लड़के शरारत कर रहे थे तो उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने किया है। तो उस जो उस वक्त क्लास संभाल रही थी लड़की, तो उसने वो एक पहले वो होती थी, एक स्लेट होती थी, हम स्लेट कहते हैं। स्लेट से पढ़ते थे। हाँ, वो होती थी, तो उन्होंने मुझे वो पूरी पीठ पे छाप दी। हम्म। डिज़ाइन बन गया था मेरे पीठ पे। उसकी वो बहुत यादगार है। उसके बाद मैं एफए के पास गया था, उनको बुलवाया था। एफए ने उनको डांटा था। दूसरे दिन फिर मेरे अब्बू भी आए थे एफए के पास। ये थोड़ा मामला बड़ा था उससे। ये बहुत यादगार है मेरे लिए। मतलब आप थे बड़े शरीफ बच्चे, लेकिन आपका बचपन मारधाड़ से भरपूर रहा है। मारदार से भरपूर ऐसे लेकिन काफ़ी। मारधाड़ दूसरों की तरफ से, हाँ। दूसरों के इधर ऐसा ही, मतलब काफ़ी मरतबा फिर हम 8वीं क्लास में आए। हम्म। 8वीं क्लास में भी हाफ टाइम के टाइम ना, तो एक साइड वो मॉडर्न स्कूल वाले बंद कर देते थे, लड़कियों वाली। तो लड़के उनको तंग करते थे, लड़के तंग करते। मैं जब बोल रहा था यार मुझे ऊपर जाना है, मैं अपनी क्लास में जाके बैठूंगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो वो लड़का कोई मेरे से ज़्यादा शरारती था, तो वो मुझे अंदर नहीं घुसने दे रहा था। तो एक ग्रिल खुली होती थी, ग्रिल खुली हुई थी, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया। तो गुस्से में मैंने ग्रिल को खींचा। खींचा तो उसकी नाक पे जाके ग्रिल लगी वो। तो वो मुझे एफए के पास लेके गया। 6 साल पहले मैं किसी और को एफए के पास लेके गया था, 6 साल बाद मुझे कोई और एफए के पास लेके गया। मुझे वहाँ पे बड़ा बाहर खड़ा कर दिया। थोड़ा डांटा। मैंने बोला सर गलती मेरी नहीं है, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। गुस्से में मैंने गेट बंद कर दिया, उनको लग गई। सही। तो ये बचपन वाले स्कूल के बाद आप जब लड़कपन वाले स्कूल में आ गए, बिल्कुल। प्राइमरी से सेकेंडरी में, तो उस दौर में कैसा रहा आपका तजर्बा? एक तो उसमें ये है कि आपका अपना तजर्बा है स्कूल में, तालीम में कैसा रहा। दूसरा आपके साथ उस्तादों का रवैया, उस्तादों, इसमें ये होता है कि बहुत सारे उस्ताद आपके होते हैं जो आपकी ज़िंदगी पर असर छोड़ते हैं। वो सारी चीज़ें, आपके क्लास के दोस्त, अब साथी, उस हवाले से कोई यादें अपनी शेयर करें। ये हम चौथी क्लास में थे तो मेरे ब्रदर थे एक प्राइवेट स्कूल में टीचर, हिलाल पब्लिक स्कूल में। हम्म। तो
मेरे भाई ने बोला कि आप यहाँ आके स्टडी करें, वहाँ से बेहतर स्टडी होगी। यहाँ एडमिशन मेरा गवर्नमेंट स्कूल में ही था, स्टडी हम प्राइवेट स्कूल में फिलहाल करते ये शालीमार पे था जो? थे। जी बिल्कुल, ये वाला। शालीमार पे था, हमारे घर के करीब ही था, तो इसलिए हमने वहीं पे जाना पसंद किया। तो हिलाल स्कूल में हमने चौथी से लेके 7वीं तक हमने वहाँ पे पढ़ा, 3 साल 3 क्लासेस वहाँ मैंने कंप्लीट की। तो वहाँ का जो स्टाफ था या जो वहाँ के जो टीचर्स हैं ना, आज तक हमें वो याद है, क्योंकि उनका पढ़ाने का एक तरीका, उनका हमारे साथ मेल झोल। तो उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया 8वीं क्लास से, तो वो तालीम मुझे वहाँ नहीं मिली। मुझे ये लगता है कि जो मैंने तालीम हासिल की है ना, तो चौथी से 7वीं तक की है बस। अभी किन सालों में थे वहाँ पे? मैं 2005 से लेके 2008 तक वहाँ पे था। हिलाल तो में मेरे ख्याल उस टाइम भट्टी साहब थे, क्या नाम था उनका? सनाउल्लाह भट्टी थे, और वाइस प्रिंसिपल थे। और सनाउल्लाह भट्टी मेरे ब्रदर ही थे। जी जी। वाइस प्रिंसिपल थे। उसके बाद एक सर राहिल भट्टी थे। सही सही। उसके अलावा सबसे फेवरेट जो टीचर रहे ना हमारे, जो हमें मज़ा भी सिखाते थे, और ज़्यादातर मुझे हिस्ट्री में ज़्यादा मज़ा आता था सुनने में। इस्लामियात का जब पीरियड होता था ना, तो सर अब्दुल हलीम आते थे, दुनिया साहब। नाम देने वाला था मैं उनसे, हाँ वो थे वहाँ पे। तो वो आते थे ना, तो हमें हिस्ट्री वाक़यात बताते थे हमारे नबियों के, औलिया के। तो हमें मज़ा आता था उनके टीचर में। इसलिए हमारे एक सर हलीम तुनियो और एक सर सिकंदर, दोनों हमारे फेवरेट रहे, क्योंकि हमें इंजॉय करवाते थे पढ़ाई के साथ वो। सही। अच्छा, फैमिली में आपके कौन कौन है, कितनी बड़ी फैमिली है? फैमिली हम ज़्यादा बड़े नहीं हैं, हम 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं, 2 अम्मी अब्बू हैं। टोटल मिला के तकरीबन 9 बनते हैं। सही। और इसमें इजाफा कब होने वाला है फैमिली में? इंशाल्लाह सुनने में खबरों में पहुंची है। बिल्कुल अनकरीब इजाफा होने वाला है, आपको मालूम हो जाएगा, यूट्यूब के ज़रिए ही मालूम हो जाएगा कि सही है। अच्छा, उसके बाद फिर लड़कपन के बाद स्कूल से निकल गए, उसके बाद की जिंदगी स्कूल में? से निकलने के बाद मैट्रिक तो आपने कर लिया? मैट्रिक के मैट्रिक कर बाद? लिया। उसके बाद क्या था, जो कुछ शालीमार पे हम रहते थे, तो कुछ मसले हो गए थे मेरे भाइयों के साथ। तो मेरे अब्बू ने तरजीह दी कि शालीमार को छोड़ के इस मिलिट्री रोड वाली साइड शिफ्ट हुआ जाए, क्योंकि अब्बू का ऑफिस भी यहाँ शिफ्ट हो गया था। लेकिन मैंने अब्बू को बोला, अब्बू अब अगर वहाँ आप शिफ्ट हो जाएंगे तो मेरी तालीम ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ थे, और मैं इतना बड़ा नहीं था कि मैं यहाँ से वहाँ रोज़ ट्रेवल कर सकूँ। तो जब उन्होंने शिफ्ट किया, तो तकरीबन 2 महीने तक तो मैं वहीं पे अपनी सिस्टर के घर पे रहा। मैंने कहा यार मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन आखिरकार मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि सिस्टर का घर है, अपना घर तो नहीं है। तो हुआ वही जो मैंने सोचा था। यहाँ पर आया, यहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं था, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम थे, तो मेरी तालीम ख़राब हो गई। मैंने बड़ी मुश्किलों से इंटर कंप्लीट किया। मेरा शौक़ यही था कि मैं इस्लामिया कॉलेज में इंटर कंप्लीट करूँ, लेकिन इस्लामिया कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिला। इसी वजह से कि उन्होंने बोला यार यहाँ का कोटा हमारे पास नहीं है, यहाँ का कोटा डिग्री कॉलेज में है। तो डिग्री कॉलेज में भी मेरा नहीं हुआ, वहाँ पे भी सीट कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर की जो एडमिशन है वो मैंने ली कॉम्प्रिहेंसिव में, बोर्ड ऑफिस के पास। तो वहाँ पे मैंने इंटर कंप्लीट किया। वहाँ पर भी ये शुक्र है कि वहाँ पर शालीमार के हमारे टीचर से सर अब्दुल वहाब जतोई साहब, उनके साथ हमारा एक फैमिली फ्रेंड्स भी हैं हमारे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की वहाँ पे, क्योंकि नया स्कूल था, नए लोग थे वहाँ पे। उन्होंने मेरी हेल्प की पढ़ाई में, एग्ज़ाम्स में। वहाँ से मैंने इंटर कंप्लीट किया। और इंटर के बाद फिर इतने शुरू से ही हमारे जो घर के हालात थे ना, वो बेहतर नहीं थे। तो मैं शुरू से ही किसी ना किसी पार्ट टाइम कारोबार करता रहता था, कारोबार या कहीं हुनर सीखता रहता था। तो उसके बाद इंटर के बाद मैं पढ़ नहीं सका। ये है कि मैंने कंप्यूटर की डिग्री हासिल की, इंग्लिश लैंग्वेज की डिग्री हासिल की, लेकिन तालीम को आगे ना बढ़ा सका। क्यों? क्योंकि मैंने उसके बाद एक ASI थे, उसके बाद मैंने जॉब शुरू कर दी थी। जॉब की वजह से मैं पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रहा था। मैंने कहा यार अब ये जो वक्त है ना, इस वक्त ये है कि या तो आपके पास अपना हुनर होना चाहिए या आपके पास अपना कारोबार होना चाहिए, नहीं तो आप आगे तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो वही मैंने उसमें कारोबार के चक्कर में लग गया, पैसे कमाने के चक्कर में लग गया, तो उसके बाद मैं आगे तालीम हासिल ना कर सका। कौन कौन से हुनर पर तवा आजमाई कर चुके हैं और कौन कौन से काम कर चुके हैं? हुनर तो तकरीबन मैंने 5 साल तक तो टीवी, रेडियो और DVDs होती थी, CDs होती थी, वो बना DVD प्लेयर्स,
उनका काम किया मैंने, अच्छे तरीके से उनको मैं बना लेता था। उसके बाद फिर मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का काम किया। मोबाइल रिपेयरिंग के बाद मैंने अपना DIT किया कंप्यूटर में। मैं कंप्यूटर के DIT जो मैंने कोर्स किया ना, तो मुझे ये पता पड़ा कि आप जो पढ़ते हो ना वो किसी काम का नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते ना तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते। तो मैंने जब वो डिग्री हासिल की, जो मैंने पढ़ा था सी लैंग्वेज पढ़ा था, HTML पढ़ा था, अब मुझे वो याद नहीं है। उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिकल किया है ना, जो मैंने एडिटिंग की, वीडियो एडिटिंग मैंने सीखी, फोटोशॉप मैंने सीखा, वो मुझे याद है। सही। मतलब आपने ये दो चीज़ें आपने बताई ना, बस इन्हीं दो में रहे। बिल्कुल। उसके बाद मैं एज अ प्रोफेशन मैंने सहाफ़त ज्वाइन की। ऐसे आगे बढ़े ना, मैं भी सोच बिल्कुल। रहा था कि ये दो काम तो नहीं किए होंगे नहीं नेमत भाई नहीं, ने। बिल्कुल ठीक है, ये तो एक हुनर है। हम्म। एक फोटोशॉप का या कंप्यूटर का ये एक सही हुनर है। है, ये तो हमेशा हमारे साथ ही रहना है। इसके इसके अलावा मैंने जो है वो मैंने पहले NGOs में अप्लाई किया। पॉपुलेशन काउंसिल का एक सर्वे था, वो मैंने एक हैंडल किया, तकरीबन 1 महीने का वो था। उसके बाद मैंने पेप्सी वालों का एक सर्वे किया, उसके साथ मैंने काम किया। पेप्सी वालों के सर्वे के बाद फिर मेरा कज़न, क्योंकि वो ब्यूरो चीफ था मेरान TV न्यूज़ में, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की, तो आपको कंप्यूटर आता है, आप मेरे पास आके बैठें। तो मैंने जब उनके पास कंप्यूटर का काम किया, तो काम करते करते उनके पास एक जगह आ गई कैमरामैन की मेरान TV न्यूज़ में। तो उन्होंने मुझे ही बोल दिया कि आप कैमरामैन बन जाओ। उसके बाद फिर मेरा सहाफ़त का सफ़र शुरू हुआ। सहाफ़त के सफ़र के बाद मेरान TV ज्वाइन किया मैंने। उसके बाद मैंने धरती TV में काम किया। उसके बाद मैंने जियो न्यूज़ में काम किया। जियो न्यूज़ में काम करने के बाद उनका थोड़ा काम भारी था, ज़्यादा था, तो गर्मियों में मुझे गर्मी लग गई थी, मेरे लीवर का मसला हो गया था। लीवर के मसले के बाद 15-20 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो उसके बाद मैं जियो में काम नहीं कर सका। तो जियो वालों ने खुद मुझे बोला कि अगर आप नहीं करना चाहते तो आप हमें कोई और लड़का दे दें। तो मैंने बोला सर आप कोई और लड़का रख लें, मुझे कोई उनसे मसला नहीं है। जियो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ मेरान TV, उसके बाद मैंने अवामी आवाज़ न्यूज़पेपर ज्वाइन की, क्योंकि न्यूज़पेपर में इतना बर्डन नहीं होता। ये होता है कि शाम के टाइम आपने न्यूज़ टाइप करनी है, भेज देनी है, मेल करनी है, उसमें इतना बर्डन नहीं होता। उसके बाद फिर अवामी आवाज़ के बाद फिर कज़न मेरा सखर वापसी आया, तो फिर मैंने वापसी सखर कज़न के पास आ गया। इसके अलावा मैंने अपनी वेबसाइट भी बनाई, वेब न्यूज़ चैनल की, SCN न्यूज़ के नाम से, जो अभी भी मैं चलाता हूँ। कि ऐसे अब देखें तो मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, कर सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने वेबसाइट चलाई है, मैंने अपना यूट्यूब चैनल चलाया है, मैंने मोबाइल्स बनाए हैं, मैंने TVs बनाई हैं। हुनर की कोई कमी नहीं है मेरे अंदर। सही। अच्छा, ये इस सब के बीच में अचानक से सक्कर वाइन्स की पैदाइश कैसे हुई? सखर ख्याल कैसे आया, किसने ख्याल दिलाया, क्यों ये आइडिया पक्का कैसे हुआ और फिर बना कैसे लिया? ऐसे मेरा आइडियाज़ जो था ना, मैं शुरू से ही मैं चाहता था कि अपना कुछ मतलब कोई फेसबुक पे या ऐसी कोई चीज़ बनाऊं जिससे मैं दूसरों को नज़र आऊं, मैं थोड़ा वायरल हो जाऊं। तो मैंने पहले बनाया न्यूज़ चैनल बनाया, उसका मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया। 3 साल तक मैंने मेहनत की उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया लोगों का, यूट्यूब वालों का। किस नाम से बनाया था? SCN न्यूज़ के नाम से, अच्छा, SCN न्यूज़ वही उर्दू, सही। उसके नाम से। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनके नाम से। मैंने बोला यार न्यूज़ का जो है ना, लोग ज़्यादा नहीं देखते, रुझान उनका ज़्यादातर इंटरटेनमेंट की तरफ है। लोग बोलते हैं जब हम काम से फ्री हो जाएं या ऑफिस से फ्री हो जाएं तो हम खुद को रिफ़्रेश करने के लिए कुछ इंटरटेनमेंट देख लें। तो उनका जो मैंने महसूस किया ना, मैं जब फ्री होता था तो मैं वही चीज़ें देखता था। तो मैंने कहा यार जब मैं ये कर सकता हूँ तो लोगों का भी रुझान इसी तरफ है कि हम इंटरटेनमेंट देखें। उसके बाद मैंने SCN न्यूज़ का नाम चेंज करके सखर वाइन्स ऑफिशियल रखा। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले जो फ़नी वीडियोस रखी, मैंने गामू, आपने सुना होगा, गामू ऑफिशियल कॉमेडियन है। उसके बाद मैंने उसके साथ मैंने कोलैबोरेट में वीडियो रखी। आधी वीडियो उसकी थी, आधी मैंने अपनी एक्टिंग की वीडियो रखी थी। 1-2 वीडियोस उसकी रखी तो उस पर व्यूज़ मेरे अच्छे आ गए। उसके बाद मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। फिर मैंने उसके बाद फ़नी वीडियोस बनाना स्टार्ट की। फ़नी वीडियोस के बाद फिर मैंने देखा कि यार प्रैंक्स जो हैं आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, और इसमें इतना कोई मतलब स्क्रिप्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रैंक्स हमें दूसरों के साथ करने होते हैं। दूसरे करेंगे, उनका रिएक्शन हमें देना होता है कि वो रिएक्शन क्या दे रहे हैं।
उसमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने प्रैंक्स बनाना स्टार्ट किए। तो मेरी टीम में मेरा एक कि अपना ही कैमरामैन होता था और एक दूसरा दोस्त होता था, हम 3 जने होते थे। तो इससे मैंने प्रैंक्स बनाना स्टार्ट किया। प्रैंक्स में ना वो एक हमारे यूट्यूबर है, एक कम्युनिटी के बहुत बड़ा नाम है, वो कहते हैं कि सारे पैसे, उनका एक ये टैग लाइन है, सारे पैसे, तो सारे पैसे प्रैंक्स में रिएक्शन के ही है। रिएक्शन के जाते हैं, हम्म। बिल्कुल। और आप क्वेश्चन अब देखें ना, ज़्यादातर अगर आप फेक प्रैंक्स बनाते हैं ना तो आपके वो रिएक्शन नहीं आते, सही है। आपको लगता है कि ये फेक रिएक्शन है। अगर आप रियल प्रैंक्स देखेंगे ना तो आपको पता पड़ेगा हाँ यार ये रियल रिएक्शन है, रियल रिएक्शन आ रहा है। तो हम रियल रिएक्शन ही लेते हैं लोगों का, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। या शक्कर में प्रैंक्स करना कितना आसान है? शक्कर में प्रैंक्स करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि 2 मरतबा मैं तकरीबन एक तो मरतबा तो पिट ही चुका हूँ। एक बंदे ने थप्पड़ मारा था मुझे, तो जाके मैं पीछे गिरा था। उससे पहले एक बरोच टकल गया था मेरे को भाई, तो उसने मेरा गिरबान पकड़ लिया था। मैंने बोला भाई मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, कैमरा लगा हुआ है। तो शक्कर एक छोटा सा शहर है, इसमें प्रैंक्स करना थोड़ा मुश्किल है। और एक छोटा सा शहर भी है, एक बंदे के साथ आप प्रैंक्स करो ना, 5 बंदों के साथ आप प्रैंक्स करो, वही 5 बंदे आपको दूसरी जगह मिल जाएंगे, बोलेंगे ये तो यार हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है प्रैंक्स करना, लोकेशंस मिलना मुश्किल है। लोकेशन मिलना मुश्किल है। सही। अच्छा, आजकल क्या चल रहा है? आजकल मैं प्रोफेशनल तो आज मैं सहाफ़त ही कर रहा हूँ आजकल। इसके अलावा मैंने फ्रीलांसिंग ज्वाइन की है। फ्रीलांसिंग में फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग की जॉब्स मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी मिली नहीं है, ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि फ्रीलांसिंग में भी आजकल बहुत वो बर्डन हो गया है वेबसाइट पे, हर किसी को जॉब चाहिए, बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो टैलेंट तो काफ़ी लोगों में है, इसलिए वहाँ पे भी जॉब्स मिलना मुश्किल हो गई हैं। अपना सहाफ़त कर रहे हैं। इसके अलावा अपना एक मैंने सियासी पार्टी में मीडिया कोऑर्डिनेशन के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो मेरा काम वहाँ पर हो गया, मीडिया कोऑर्डिनेटर एज। इसके अलावा ऑनलाइन एक मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, हैंड फ्री, जो ब्लूटूथ हैंड फ्रीयाँ होती हैं, वो ऑनलाइन ऑर्डर्स मिलते हैं, मैं उनको डिलीवर करता हूँ कैश ऑन डिलीवरी पे। सही भाई, वो रब्ता कर लीजिएगा, नहीं मतलब जिसको चाहिए हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए कैश ऑन डिलीवरी फ्री होगा। सही है। अच्छा, इसमें फिर आपका दिन शुरू कहाँ से होता है? सुबह किस टाइम उठते हैं? दिन शुरू ऐसे होता है कि सुबह मैं 7 साढ़े 7 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, जिनको गुड मॉर्निंग बोलना होता है। उसके बाद उठ के अम्मी वालों से बातें करता हूँ बैठ के थोड़ी देर, आधा पौना घंटा। उसके बाद फ्रेश होने चला जाता हूँ। फ्रेश होकर फिर मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ते के बाद सिस्टर का घर है मेरे मोहल्ले में ही, तो ज़्यादातर सिस्टर के पास चक्कर लगा के फिर ही मैं ऑफ़िस के लिए निकलता हूँ। ऑफ़िस के लिए जब मैं निकलता हूँ, ऑफ़िस तो हमारा जाना नहीं होता, ऑफ़िस शाम को ही जाना होता है। सबसे पहले हम लगाते हैं नेप कोर्ट का चक्कर न्यूज़ के लिए, एज ए प्रोफेशन में आपको बता रहा हूँ। तो पहले हम न्यूज़ के लिए नेप कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, उसके बाद हम हाई कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, उसके बाद हम सिविल हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं। इन 3 जगहों पे अगर न्यूज़ कोई हमें नहीं मिलती तो उसके बाद हम प्रेस क्लब जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे कोई इवेंट होता है या प्रेस क्लब के बाहर कोई मजलूम आ जाता है एहतजाज करने के लिए, तो इसके बाद जो भी वर्क होता है, अगर अपना वो जो मैंने सियासी पार्टी ज्वाइन की है एज अ कोऑर्डिनेटर, तो उसके ऑफिस चला जाता हूँ। अगर उनका कोई काम होता है या उनका कोई इवेंट वगैरह होता है तो उनके साथ चला जाता हूँ। उसके अलावा उसके अलावा सारा दिन मेरा तकरीबन जो काम होता है ना, मेरा मोबाइल पर ही होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा चैनल, मेरा फ्रीलांसिंग का काम और ऑनलाइन बिजनेस, सारा कुछ यही है। सही। बस। अच्छा, माशाल्लाह से आपका बचपन भी बड़ा कई बच्चों से मुख्तलिफ गुजरा कि आप बचपन में भी इधर से उधर घूमते रहे, नौजवानी में भी यही रहा सारा। यार बचपन की एक बात मुझे याद आई। जी। मेरा एक चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है वकार भुट्टो, तो बचपन से ही उसके साथ मैं स्कूल पढ़ा, अभी तक उसके साथ मेरी दोस्ती है। तो हम गुजर रहे थे, वो रोज़ आता था, मुझे घर से उठाता था, हम सामान लेने जाते थे, वापसी आते थे। तो एक जगह पे उसने बोला कि यार ये साइकिल मुझे अच्छी लग रही है। मैंने बोला अच्छा तो ले लेते हैं। लड़का था, मैंने बोला ये साइकिल बेच दे हमें, मेरे दोस्त को चाहिए। बोला मैं नहीं बेचूंगा। मैंने बोला ऐसे कैसे नहीं बेचेगा, मेरे दोस्त को अच्छी लग रही है, तुम्हें साइकिल बेच दे। बोल रहा है मैं बेचूंगा ही नहीं। मैंने बोला नहीं बेचेगा। मैंने उसकी साइकिल उठा के नाली में फेंक दी। उसके बाद हम चले गए।
उसके बाद जब जब वापसी आए ना तो 8-10 बंदे लेके आ गया, वो लड़के लेके आ गया। अब मैं अकेला नहीं, हम 2 जने, वो 8-10 बंदे। जब उस 8-10 बंदों ने मुझे घेर लिया ना, तो जिस दोस्त की वजह से मैंने साइकिल फेंकी थी वो 10 फुट जाके दूर खड़ा हो गया। अभी तक मुझे वो याद है, अभी तक मैं उसको यही बोलता हूँ। यार आपको वहां पे करना चाहिए था ना, कि रुकिए हमने किया था एक छोटा सा मजाक। वहाँ पे असल में कैमरा का उस वक्त रुझान भी नहीं था, क्योंकि 2007-2006 की बात है। उस वक्त कैमरा का रुझान भी नहीं था, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा मारा, थोड़ा सा डांटा, उसके बाद थोड़ा मार के वो चले गए। तो मैं अभी तक उसको यही बोलता हूँ, यार मैंने तेरे लिए साइकिल फेंकी थी, तूने मुझे रास्ते में छोड़ दिया। सही। अच्छा, आपके सारे सफर में आपका जिंदगी का सबसे यादगार दिन कौन सा था, या कोई यादगार वाकया सबसे? सबसे यादगार वाकया, यार ऐसे वाकये तो बहुत ज़्यादा हुए हैं मेरे साथ। ऐसा कौन सा यादगार वाकया है? यादगार वाकया मेरा एक, हाँ बिल्कुल ठीक ठीक, मेरा यादगार वाकया ये है कि मुझे बचपन से नातें पढ़ने का बहुत शौक होता था। सही। नाते पढ़ने का शौक होता था, तो उस दौर में हमारा एक नात हुआ फरहान कादरी, छोटा बच्चा था, अब तो बड़ा हो गया है, वो बहुत फेमस हुआ था। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं उसके साथ उससे मिलूं, उससे बातें करूं। तो एक मेरे अब्बू मेरे को लेके जाते थे, महफिल नात होती थी बड़ी बड़ी जो होती थी, तो उसमें उसके एक मरतबा ऐसे ही मैं चला गया, तो लोग मुझे फरहान कादरी समझने लग गए। मैंने नात अच्छा। पढ़ा तो मुझे फरहान कादरी समझने लग गए। जब मैं स्टेज से नीचे उतरा तो सब लोग मुझे फरहान भाई कहने लग गए। उसके बाद जब असली फरहान कादरी वहाँ पर आ गए, क्योंकि वही उन्हीं का आना था, तो लोग उनके पीछे चले गए। लेकिन जब मैं वापसी गया स्टेज पे चढ़ के, तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई कि मैं इनके साथ मिलना चाहता था। वो मेरे आगे बैठे थे, मैं उनके बराबर में ही बैठा था, वो नात पढ़ रहे थे। वो मेरा बहुत यादगार दिन है, क्योंकि वो मेरी ख्वाहिश थी। ख्वाहिश मेरी यह भी थी कि मैं नात ख्वां बनूँ, लेकिन कुछ घर की मजबूरियाँ होती हैं, ना बन सका। ये नात ख्वां तो आप हैं, हम अभी आखिर में सुनते हैं ना, इसके बिल्कुल बाद आपसे नात, तो नात आप जब जब पढ़ते हैं तब आप नात ख्वां हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भी कोई है। मसला नहीं है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का सबसे दुखी दिन या दुखी मौका, जब आप सबसे ज़्यादा अफसरदा और दुख में हो? सबसे ज़्यादा रोने वाला काम नहीं करना है। नहीं, अफसरदा दिन अगर आप हाल ही में पूछें, तो हाल ही में 2 ऐसे दिन मेरे लिए गुजरे हैं। एक तो मेरा छोटा भांजा था, उसकी डेथ हो गई। वो सबसे प्यारा था हमें, पूरे तकरीबन हमारा जो ख़ानदान है उसको बहुत प्यारा था। 3 साल का था, तो उसकी वजह से हमें बहुत दुख हुआ। उसने बहुत मतलब अंदरूनी एक तकलीफ़ दी सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको। एक तो ये, और दूसरा एक दिल की बात की जाए तो मैं किसी को पसंद करता था, तो उनके घर वालों ने रिश्ता देने से मना कर दिया 2-3 मरतबा। वो 2 जो चीज़ें हैं मेरे लिए, मतलब एक दुखी गुजरी इस हालिया दौर में। ठीक है। अच्छा नमत भाई, अभी आपसे ना थोड़ा मुख्तलिफ सवाल करते हैं कि आपको मौका दिया जाए कि आप 3 दुआएं मांगें या फिर 3 ख्वाहिशात का इजहार करें, उसमें आप जो पहली ख्वाहिश का इजहार करेंगे, पहली दुआ करेंगे, तो वो आपकी पूरी होगी 100%, उसके चांसेस है वो पूरी होनी होनी है इंशाल्लाह। दूसरी आप जो दुआ करेंगे या ख्वाहिश का इजहार करेंगे, उसके पूरे होने के चांसेस हैं 75%, और तीसरी आपकी ख्वाहिश है वो 50-50 है। तो आपकी नंबर 1 पे ख्वाहिश क्या होगी, नंबर 2 पे क्या होगी, नंबर 3 पे क्या होगी? यार अगर देखा जाए ना, तो नंबर 1 पे ख्वाहिश, अगर सारी ख्वाहिशों को मिलाएं, तो नंबर 1 पे ख्वाहिश मेरी यही है कि मैं अपनी अम्मी अब्बू और अपनी वाइफ के साथ हज और उम्रा करूं। सबसे माशाल्लाह। पहली ख्वाहिश मेरी यही है। उसके बाद ख्वाहिश जो मेरी है वो यही है कि अपने अम्मी अब्बू और फिर अपनी वाइफ के साथ जो है वो ज़ियारत करूं, ज़ियारत का सफ़र करूं। तीसरी ख्वाहिश मेरी यही है कि अल्लाह मुझे इतना दे दे, इतना दे दे कि मैं जो मतलब मेरे पास आते हैं ना मदद मांगने के लिए, तो उनको मैं दूसरों की तरफ रेफ़र करता हूँ। अल्लाह मुझे इतना दे दे, इतनी इज़्ज़त दे दे कि मैं उनकी मदद कर सकूँ, और कुछ नहीं। सही। अच्छा, अभी ना हम आपको भेज रहे हैं टाइम में पीछे। आपको अगर मौका मिले या आपके साथ कभी ऐसा हो जाएगा आप टाइम में चले जाएं, गए पीछे बिल्कुल, तो आप अपने बारे में अपनी कौन सी ऐसी 3 चीज़ें चेंज करना चाहेंगे, ठीक करना चाहेंगे, या फिर किसी और अंदाज से करना चाहेंगे? 3 चीज़ें कौन सी ऐसी करेंगे? कितना पीछे भेज रहे हैं आप मुझे? जितना जाना चाहें। अच्छा, जितना जाना चाहें तो पहली ख्वाहिश तो मेरी ये है
इसमें ना आप जाहिर सी बात है अपने शूर की हद तक पीछे जा सकते हैं ना, हाँ हाँ। जहाँ से आपने होश संभाला तब से लेकर अब तक में कौन सी ऐसी 3 चीज़ें, 3 फैसले, 3 बातें, 3 आदतें, कुछ भी हो सकता है। पहली तो ये थी कि मेरे इंटर के जो प्राइवेट वो थे प्रैक्टिकल्स थे, वो मैंने नहीं दिए। उनमें मैं लेज़ी हो गया था, मैंने बोला आज दूंगा कल दूंगा, उसकी वजह से मेरे 5 साल ज़ाया हो गए। सही। एक तो ये, और दूसरी दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी ऐसी कोई ख्वाहिश है नहीं मेरी, लेकिन दूसरी ये अभी हाल ही में मेरे से एक गलती हुई थी। मैं बार बार यही सोचता हूँ अल्लाह पाक अगर मुझे 2 साल पीछे छोड़ दे, कि मैं उस पीछे ले जाए तो मैं उस गलती को दुरुस्त करूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं उस गलती को दुरुस्त करूँ, मैं बता नहीं सकता आपको। सही। तो चलो वो समझ गए, एक आपकी 2 साल पहले वाली गलती, हाँ एक इंटर के प्रैक्टिकल, तीसरी क्या चीज़ होगी जो आप अपनी ठीक करना चाहेंगे या बेहतर करना चाहेंगे? यार, ऐसी कोई मेरे से गलती हुई नहीं है जिसको मैं बेहतर करना चाहूँ। मेरी यही 2 गलतियाँ थी। अगर मैं घर वालों की गलती अगर बताऊँ तो मैं ये ठीक करना चाहूँगा कि मुझे घर वाले शालीमार से यहाँ शिफ्ट ना करें। ये सही। तीसरी, हाँ। मतलब कि आप शालीमार से यहाँ शिफ्ट होने वाला फैसला अगर आपके हाथ में होता उस टाइम, आप मैं वो ना शिफ्ट नहीं करना होता। चाहते? मेरी देखा जाए ना तो मेरी तकरीबन ज़िंदगी इसी वजह से चेंज हो गई। अगर मैं वहाँ पर होता तो मेरे अभी दोस्त ने मास्टर कंप्लीट किया है, तो मैं भी अब मास्टर कंप्लीट कर चुका होता, क्योंकि मैं उनके साथ ही स्टडी करता था। सही। अच्छा, कोई ऐसी शख्सियत जिसने आपको मुतासर किया हो, जिसकी आपकी शख्सियत पर जिसका असर हुआ हो? ये 2 अलग चीज़ें हैं। या तो ऐसी शख्सियत जिसने आपको बड़ा मुतासर किया हो कि ये क्या शख्सियत है, या फिर कोई ऐसी शख्सियत का आप जिक्र कर सकते हैं जिसने आपकी ज़िंदगी पर असर डाला हो, किसी भी हवाले से। किसी भी आप शख्सियत बोलें या किरदार बोलें, हम्म। तो अब अगर देखा जाए ना तो 2 शख्सियत हैं जिसने मुझे ऐसे मुझे थोड़ा चेंज किया है। एक तो अर्तुगरुल गाजी, आजकल ड्रामा चल रहा था, हम्म। उस ड्रामे ने, और उस ड्रामे में जो किरदार था ना इब्नुल अरबी का, सही। उनकी बातों ने मुझे बहुत काफ़ी मुतासर किया। उनकी बातों ने मुझे काफ़ी मुतासर किया। इसके अलावा जो जिनको मैं पसंद करता था, उन्होंने भी मुझे काफ़ी मुतासर किया, क्योंकि वो मुझे अच्छी बातें बताते थे। और मतलब मैं पहले कहीं और था, उन्होंने वहाँ से उठा के मुझे कहीं और रख दिया। इन 2 शख्सियात ने मुझे काफ़ी मुतासर किया। अगर आप सही। मजहबी उससे सोचें तो मुझे अपने हालिया के दौर में एक मौलाना तारिक जमील साहब ने, और दूसरा मौलाना, क्या नाम है इनका, शहनशाह नकवी साहब ने, इन 2 शख्सियात ने मुझे, दोनों अलग अलग फ़िरके के लोग हैं, लेकिन फिर भी मुझे इन्होंने काफ़ी मुतासर किया है। सही। किताबें पढ़ने का कितना शौक है? अगर आपसे हम आपकी पसंदीदा किताब पूछें तो आपने सुनने वालों को कौन सी किताब सजेस्ट करेंगे? मैंने आपको बताया कि मुझे हिस्ट्री और जो हमारे नबियों के किस्से हैं मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए मैं ज़्यादा जो किताब मैंने पढ़ी है, एक नहजुल बलागा पढ़ी है, और एक वो क़िससुल अंबिया, ये मैंने पढ़ी है। सही। आपकी पसंदीदा जगह जहाँ पर आपको जाना पसंद हो, जहाँ पर आपको लोगों को भेजना पसंद हो, यार ये, पाकिस्तान में स्पेशली। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आप एज अ मुस्लिम पूछेंगे तो हर मुस्लिम की यही ख्वाहिश होती है मक्का मुकरमा। सही। तो वक्त सखर में ऐसे पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जगह होनी चाहिए यार जिनको मैं भेजूँ? ऐसी कोई पाकिस्तान में जगह है नहीं। एज अगर विजिटर्स जाएं तो मुझे विजिटिंग के लिए नारायण कागान की साइड पसंद है, क्योंकि मैं, सही। हाँ। ठीक है। अभी फ्यूचर के क्या मंसूबे हैं? फ्यूचर के मंसूबे, मजीद क्या क्या करने के इरादे हैं? अब गोल्स यही है कि अपने यूट्यूब चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाएं, 1.5 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचें। इसके अलावा फ्रीलांसिंग ज्वाइन की है, तो उसमें थोड़ा अपना एक मजबूत किला बनाएं। ये दोनों मेरे गोल हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना एक कारोबार हो, मैं अपने हुनर की उस पे बुनियाद पे अपना एक काम करूँ, इसलिए मैंने ये 2 गोल्स मैंने चुने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अभी नेवत भाई, आखिर में जाते हुए आप हमारे नाज़रीन को कैमरा में देखकर पैगाम देंगे, सुनने वालों देखने वालों के लिए आपका पैगाम?
सुनने वाले देखने वाले जो हमारे हजरात हैं, यूट्यूब पर देखेंगे लोग तो तकरीबन आजकल हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है। तो मुझे यकीन है कि जो आपके लोग व्यूवर्स भी होंगे वो भी यूट्यूबर बनने का शौक़ रखते होंगे, या यूट्यूबर ना भी बने तो उनका जो भी उनका शौक़ है ना, वो हिम्मत ना हारें, काम करते रहें, काम करते रहें। अगर आपके अंदर एक टैलेंट है ना, आपके अंदर टैलेंट है तो सही, लेकिन आपने उसको निखारना है। आप गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, आखिरकार जो आपका टैलेंट है वो निखर आएगा, आपको कामयाबी ज़रूर मिलनी है। तो आप जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी, सिर्फ यूट्यूबर नहीं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपको एक मरतबा आप कहीं गिरते हैं तो फिर आप उठ के खड़े हो जाए। ये ना सोचेंगे यार हमें तो कामयाबी नहीं मिल रही, हमारे लिए ये काम सूट नहीं करता। तो मैं भी काफ़ी मरतबा जब यूट्यूबर बना था तो गिरा था फिर उठा था, गिरा था फिर उठा था। मैंने आपको बताया 3 साल तो मेरे ऐसे ही गुजर गए थे यूट्यूबर में। तो आप कोशिश करें, आप जो भी काम स्टार्ट करें, पहले ये सोच कर स्टार्ट करें कि मैं हो सकता है कि इसमें गिर जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, उठ के गिर के फिर उठ के खड़ा होना है। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में ये जिस भी फील्ड में जाना है उसमें नाकामियां तो होनी है। है। तो ये था हमारा आज का फ्राइडे स्पेशल नेमतुल्लाह भट्टी भाई के साथ। और इनका चैनल है सखर वाइन्स, बड़ी खतरनाक प्रैंक्स भी करते हैं और बड़ी मुनफरिद भी करते हैं। तो नेमत भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और टाइम को बड़ा कीमती भी बनाया। तो इसके साथ फिर रियाज लेते हैं नेमत भाई से भी और आप सब से भी। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते फिर किसी और प्रोग्राम के साथ फ्राइडे स्पेशल में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।